हेलो एमर्स, एक बार पुनः रोटेशनल मोशन में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो वही टॉपिक है जो एक सिरे के बाद आना चाहिए। नहीं समझे सर? कोई बात नहीं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि लीनियर मोशन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो लीनियर मोशन के अबाउट ही हम चल रहे हैं रोटेशनल मोशन के अंदर। जैसे लीनियर मोशन के अंदर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आती जा रही है लाइन बाय लाइन, वैसे ही हमारा रोटेशनल मोशन के अंदर आ रही है। जैसे लीनियर मोशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आया था डिस्प्लेसमेंट, तो उसी तरीके से उसी तर्ज पे हमारे पास रोटेशनल मोशन के अंदर सबसे पहले पढ़ाया जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है हमारे पास वेलोसिटी और यहाँ पे आता है एंगुलर वेलोसिटी। फिर आता है हमारे पास एक्सीलरेशन और यहाँ पे आता है अल्फ़ा। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास फोर्स, तो यहाँ पे भी आता है टाउ। फिर उसी तरीके से हमने देख लिया कि एनर्जी आई थी, तो यहाँ भी हम लोगों ने देख लिया कि एनर्जी आई थी, यानी यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी आई थी। मतलब सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले वर्क डन देखा गया, तो वर्क डन यहाँ भी आया था, तो वर्क डन यहाँ भी आ चुका है, वर्क डन यहाँ भी आ चुका है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद वर्क डन के बाद फिर आई थी हमारे पास एनर्जी, तो यहाँ भी एनर्जी आई थी। अब उसके बाद ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो लीनियर मोशन के अंदर जब हम लोगों ने फोर्स पढ़ा तो फोर्स के पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंटम, पढ़ा था ना? बिल्कुल, हम लोगों ने पढ़ा था P इज इक्वल टू m इंटू वी, और यही हमारा क्या था? मोमेंटम था। बट अभी तक हम लोगों ने रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंटम का कहीं नाम भी नहीं लिया है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी जो लीनियर मोशन के अंदर आती है, लेकिन हमारे यहाँ यानी रोटेशनल मोशन के अंदर अभी उस फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर हम इसका जिक्र नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि अगर लीनियर मोशन में हमने इसका जिक्र किया, रोटेशनल मोशन में जिक्र नहीं करेंगे, तो फिर क्या है? ये अन्याय है ना रोटेशनल मोशन के लिए। दैट मीन्स जैसे मोमेंटम लीनियर मोशन में काम करता है, वैसे रोटेशनल मोशन में भी मोमेंटम का वो काम होगा। तो वही आज हम पढ़ेंगे, दैट मीन्स मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के हम आज पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोमेंटम को यहाँ से P से दिखाया जाता था और P इज इक्वल टू M इंटू वी होता था, वैसे ही यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे L से, और L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास R इंटू पी, ये होगा हमारा मोमेंटम। और यहाँ पे भी जैसा कि आपको पता है कि मोमेंटम कैसा था? वेक्टर क्वांटिटी था, तो यहाँ भी हमारा जो मोमेंटम होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसको L से दिखाएंगे, और L इज इक्वल टू होगा R क्रॉस P। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक को आपने समझ लिया कि आज हमको पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम को पढ़ते हैं। तो सर ये बताइए कि अगर मोमेंटम है नॉर्मली, तो हम इसको एंगुलर मोमेंटम क्यों कह रहे हैं? तो आप सबको पता है कि यहाँ पे एंगल की बात की जा रही है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम है, ये नॉर्मल मोमेंटम नहीं है। और इसीलिए हमको पता भी चल पा रहा है कि हम ये रोटेशनल मोशन के अंदर देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। तो नॉर्मली अगर बात किया जाए तो मोमेंटम क्या करता है? तो मोमेंटम का काम है कि एक बॉडी के अंदर कितना मास है, उसके उस बॉडी के अंदर कितना लीनियर मोशन है, सिंपल या कितना मोशन है एक बॉडी के अंदर कंटेंट, उसी मोशन को डिफाइन करता है मोमेंटम। पुनः मैं बता दूं, मोमेंटम मतलब कि भैया वो एक बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेंट है, कितनी गति है उस बॉडी के अंदर, उसी को बताता है मोमेंटम। अगर वो बॉडी लीनियर मोशन कर रही है तो इसका मतलब एक बॉडी जब लीनियर मोशन कर रही है तो लीनियर मोशन के दौरान उस बॉडी के अंदर कितना लीनियर मोशन कंटेंट है, दैट इज सिंपल या लीनियर मोमेंटम। लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बात होगी कि भैया एक बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रही है, देखो सर्कुलर मोशन मतलब वही चीज़ है, रोटेशनल मोशन बोलो या सर्कुलर मोशन बोलो, बात एक ही है, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन ही करते हैं। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन के दौरान कितना मोशन कंटेंट की हुई है अपने अंदर, या एक बॉडी जो क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। तो सर्कुलर मोशन करने के कारण उस बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेंट है, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। हिंदी में इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। तो क्या है एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग? द क्वांटिटी
क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body due to its circular motion called angular momentum. यानी एक बॉडी जो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सर्कुलर मोशन करने से इस बॉडी के अंदर कितना, यहाँ पे देखो क्वांटिटी का मतलब मात्रा पूछा जा रहा है उस मोशन का, तो कितना मोशन उस बॉडी के अंदर कंटेंट हो पा रहा है जब वो सर्कुलर मोशन कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो एक क्वांटिटी है, सिंपल मतलब क्या है, एक क्वांटिटी है जो ये बताएगी कि ये जब बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उसके अंदर कितना मोशन कंटेंट हो पा रहा है, यानी कितनी गति है इस बॉडी के अंदर। ओके, बिल्कुल। तो आई थिंक आप एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन तो समझ चुके होंगे। ओके, अब इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, चूंकि जो आप एंगुलर मोमेंटम देखते हो तो सिंपल एंगुलर मोमेंटम हर जगह नहीं मिलता है आपको। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग नाम देते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी इसको एक और नाम देते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंट ऑफ मोमेंटम। देखो यार, सिंपल बात है कि मोमेंटम मतलब तो संवेग होता है। अब ये मोमेंट क्यों डाल दिया, तो मोमेंट कई जगह आपको मिला है, ऐसा तो पहली बार तो है नहीं। जैसे आप ध्यान से समझो तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स, सॉरी यहाँ पे टॉर्क होता है ना, तो टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ओके, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ना लगा के सिंपल फोर्स लिखो, इनर्शिया। अब आप समझिएगा ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि हर जगह मोमेंट तो आ ही रहा है, यहाँ भी मोमेंट आया, यहाँ भी मोमेंट, यहाँ भी मोमेंट, तो बार बार मोमेंट आ रहा है। इस मोमेंट का मतलब क्या है, तो सिंपल मतलब है यार, मोमेंट का मतलब वो एक्सिस जिसके अबाउट मोशन हो रहा है, ठीक है, तो उस मोमेंट के अबाउट मोमेंटम, उस मोमेंट के अबाउट फोर्स, उस मोमेंट के अबाउट इनर्शिया। ओके, तो एक जो एक्सिस आप देखते हो, क्योंकि रोटेशनल बॉडीज के अंदर, मतलब रोटेशनल मोशन के अंदर जो बॉडी होती है उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी एक्सिस मानते हैं जिसके अबाउट माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि सभी के सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, तो उसी एक्सिस को यहाँ पे मोमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी उस एक्सिस के अबाउट मोमेंटम कितना है, उस एक्सिस के अबाउट फोर्स कितना लग रहा है, उस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना है, दैट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, दैट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, बिल्कुल। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि क्यों आखिर इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहते हैं, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम समझे तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि भैया ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या, हम उसको माप सकते हैं, तो मापने के लिए हमारे पास कुछ तो पैरामीटर, कोई तो फॉर्मूला होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से, और L इज इक्वल टू होता है R क्रॉस P। ओके, R क्रॉस P, इसका मतलब आप ध्यान से देखिएगा, तो R क्या है, R आपको भी पता है कि अगर जो एक्सिस होगा उस एक्सिस से किसी पार्टिकल का या किसी बॉडी का, मतलब सिंपल देखा जाए तो वो डिस्टेंस कितना होता है, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। और P क्या है, P है उसका मोमेंटम उस पार्टिकल का। तो अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को भी समझूँ तो यहाँ से एक और डेफिनेशन बन सकता है, क्या डेफिनेशन बन सकता है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम is called moment of momentum, मतलब एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे और करके लिख लीजिए, अदरवाइज समझदार तो अब हो ही चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का
भाई पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर उस पॉइंट का, पॉइंट मास का। जैसे मान लो एक बॉडी है, मैं यहाँ पे बॉडी ले रहा हूँ ऐसे रैंडमली कोई बॉडी है, ये फिक्स एक्सिस है, तो इस फिक्स एक्सिस के अबाउट मान लेता हूँ ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस पार्टिकल जिसका मास m है और इससे इसकी दूरी कितनी है, तो यहाँ पे हम लोग बार बार रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या है, r है। तो ये r क्या दिखा रहा होता है, r एक्चुअल में पोजीशन दिखा रहा होता है। r एक्चुअल में क्या दिखा रहा होता है, पोजीशन उस पॉइंट का। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्योंकि ये वेक्टर भी तो है भाई, r डायरेक्शन के साथ चलता है, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है। ओके, क्लियर है, बिल्कुल। और लीनियर मोमेंटम है क्योंकि भाई बॉडी के अंदर जो मास होता है, कंटेंट होता है, मास कंटेंट होता है, उसको लिनियरली ही अभी तक हम जानते हैं कि भैया एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कितना मोशन है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, m इंटू भी करके, और वो m इंटू भी क्या है, हमारा लीनियर मोमेंटम है। तो इसका मतलब यहाँ से समझ पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे एक फिक्स एक्सिस है, इस फिक्स एक्सिस से इसका पोजीशन यहाँ पे r ने बता दिया, और इस पोजीशन पे जो m मास का पार्टिकल है उसके अंदर कितना मोशन कंटेंट है, समझ पा रहे हैं, m मास के पार्टिकल के अंदर कितना मोशन कंटेंट है, उसको किसने बता दिया, p ने बता दिया। तो बस दोनों को गुणा कर दिया गया, मिल गया हमको क्या, एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के अंदर हर पार्टिकल की पोजीशन के बिहाफ पे मोमेंटम चेंज होते रहता है। भाई आप सबको पता है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में एक्सिस इंपॉर्टेंट है, उस एक्सिस से जितना दूर है, पास है, उसका इफेक्ट पड़ता है, और उस इफेक्ट को किसके द्वारा दिखाया जाता है, आर के द्वारा। तो आर यही दिखा रहा है, बाकी इसके अंदर कितना मोशन है वो कौन बता रहा है, पी बता दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ध्यान से समझेंगे, रोटेशनल मोशन में एक्सिस के अबाउट क्या रोल है, यानी एक्सिस से कितना फर्क डाल पा रहा है या एक्सिस पे कितना फर्क डाल पा रहा है, वो कौन बता रहा है, आर बता रहा है। तो आर का उत्तरदायित्व तो यहाँ पे ये है कि ये बताना कि भैया कितना फर्क डाल पाएगा ये एक्सिस से दूर या पास होने के कारण, यानी उसकी पोजीशन क्या है, सिंपल मतलब ये है। और दूसरा पी बता देगा कि इसके अंदर मोमेंटम कितना है, क्लियर, यानी मोशन कितना कंटेंट है। तो दोनों का क्रॉस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी मिलेगा। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो L इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आर पी साइन थीटा। यस आर नो, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो इस तरीके से हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे होंगे। ओके, यानी एंगुलर मोमेंटम मतलब L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा या L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब एक नई बात समझो, वो नई बात क्या है उसको समझना। बातें नई नहीं है, बस वही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि L एक वेक्टर क्वांटिटी है, R एक वेक्टर क्वांटिटी है, P एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अभी तक आपने जितना भी रोटेशनल मोशन के अंदर फिजिकल क्वांटिटी देखा होगा, उस सभी फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी यही रही है कि वो लगभग वेक्टर ही नज़र आए आपको, ठीक है। अब जब ये वेक्टर नज़र आ रहे हैं हमको, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन तो निकालेंगे। दैट मीन्स यहाँ भी डायरेक्शन निकालेंगे, L का भी डायरेक्शन निकालेंगे। हाँ सर, इसमें क्या नई बात है, इसको भी निकाल लेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे, सीधा दिख रहा है सर आर क्रॉस पी, इसके ये जिससे बनी है वो ऑलरेडी दोनों के दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। और हमने ये सीखा हुआ है सर कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है, अगर वो गुणा करके एक नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दे रही हैं, तो हमारे पास दो रूल होते हैं, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, जिसकी सहायता से हम उनका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अच्छा ठीक है, गुड, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उसमें नया क्या सीखना, ये तो आपने वही चीज़ बताई जो पुरानी थी। नई चीज़ समझो यार, जहाँ पे कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, जैसे एंगुलर लिख दिया, जैसे एंगुलर मोमेंटम दे दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एंगुलर एक्सीलरेशन दे दिया, एंगुलर वेलोसिटी दे दिया, टॉर्क दे दिया। मैं चार का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, चार। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम को भी रख लेते हैं, मोमेंटम, और उसके बाद एंगुलर टॉर्क। टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई सर टॉर्क, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, 2 और 3 5। ओके, ये 5 क्वांटिटी आपको दिख रही होंगी। ये पांचों की पांचों क्वांटिटी कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं।
डिस्प्लेसमेंट आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क सब के सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और सबकी डायरेक्शन आप निकालोगे, लेकिन डायरेक्शन निकालते वक्त एक बात याद रखना, मैं डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा हटा देता हूँ, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, सिर्फ एंगल को मेजर करता है, तो दैट मीन्स कितना एंगल क्रिएट हुआ है, बस यही देखता है। चलो ठीक है, इसको हटा दो। बाकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, ये चार दिख रही हैं, ये चारों की चारों कैसी क्वांटिटी हैं, तो एक्चुअल में ये ऐसी वेक्टर क्वांटिटी हैं जिनकी डायरेक्शन आप निकालोगे तो या तो ये प्लेन के बाहर होंगी या तो प्लेन के अंदर होंगी। सर नहीं समझे, समझा दे रहे हैं आपको, इसमें दिक्कत क्या है, आपको यही तो समझना है। जैसे मान लीजिए मैं इसको पहले मिटा के रफ करूँ, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ को समझना जरूरी है। जैसे मेरे पास एक कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये फिक्स एक्सिस है मेरा। इस फिक्स एक्सिस के अबाउट सपोज कर लो कि यहाँ पे m1 मास का पार्टिकल है, m1 मास का पार्टिकल है जिसकी दूरी r1 है यहाँ से, ओके बिल्कुल। अब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, अगर ये घूमेगा तो बिल्कुल टॉर्क लगेगा। तो आपने टॉर्क को समझा हुआ है, यस और नो? टॉर्क लगता है तो कैसे लगता है, आप बताइए टॉर्क कैसे लगता है? सर टॉर्क या तो कैसे होता है, हम फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर हम लोग फाइंड आउट करते हैं इनको या तो बाहर की ओर या तो अंदर की ओर। कभी ऐसे देखा इस डायरेक्शन में, यानी किसी प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस में है या प्लेन में वाई एक्सिस में है? कभी नहीं। या तो जेड एक्सिस में, अगर मान लेता हूँ कि ये क्या है, ये प्लेन में है एक्स, ये प्लेन में है वाई और ये क्या है जेड, जेड मतलब बाहर, तो या तो बाहर होंगी या तो अंदर। यानी आपने ये देखा हुआ है कि या तो आउटवर्ड टू द प्लेन या तो इनवर्ड टू द प्लेन। समझ पा रहे हैं? या तो अंदर की ओर इनकी डायरेक्शन होती है टॉर्क की या तो बाहर की ओर। सेम कहानी सबके साथ होती है भाई। मोमेंटम भी आएगा आपका तो कैसा होगा, मोमेंटम भी कैसा होगा, तो वो भी आपको सिंपली ऐसे ही नजर आएगा, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। दैट मीन्स उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के नाम से संबोधित कर देते हैं, ताकि हम उस चीज को बार बार उस चक्कर में ना पड़े। ओके, दैट मीन्स यहाँ भी आउटवर्ड वाली कहानी, इनवर्ड वाली कहानी। ओके, ऐसा ही एक्सीलरेशन के साथ होता है। एक्सीलरेशन के साथ भी देख लीजिए, आप लोगों ने फील किया होगा, जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, सपोज कर लीजिए ये सेंटर है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगता है सर, इस डायरेक्शन में लगता है AT, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यस और नो? बिल्कुल, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एक लगता है हमारा सेंटर की ओर, वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, AT। ध्यान से समझिएगा, AT और AC। एक लगता है जो इसको बाहर की ओर लेके जाता है और दूसरा वाला इसको सेंटर की ओर खींच के रखता है, ये सेंटर वाला एक्सीलरेशन। और तीसरा हमारे पास जो अल्फा होता है, वो अल्फा कैसा होता है, तो सर इस सेंटर के या तो बाहर या तो अंदर होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि AT और AC एक्चुअल में क्या करती है भाई, AT और AC नॉर्मली आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर होती हैं, ये परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? बिल्कुल। वैसे ही जो अल्फा होता है वो इन तीनों के परपेंडिकुलर होता है। जैसे आप अल्फा को यहाँ पे डिनोट करो तो अल्फा कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, और मतलब ऐसे समझ लो, इसको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, यहीं से देखो, ये वाई एक्सिस के ऊपर क्या है आपका AT है, एक्स एक्सिस पे सपोज कर लो इधर की ओर कर दिया गया है, तो ये क्या है आपका AC है। तो ये जेड वाले पे क्या आएगा हमारे पास, जेड वाले पे क्या आएगा भाई, जेड वाले पे हमारे पास अल्फा आ रहा है। यानी यहाँ पे आपको दिखाया भी गया होगा कि AT जो होता है वो ऐसे बाहर की ओर होता है, मतलब सर्कुलर मोशन एक ऑब्जेक्ट कर रहा है तो बाहर की ओर लेके जाता है, AC उसको खींच के अंदर की ओर लेके आता है। जबकि अल्फा जो होता है, अल्फा हमेशा कहाँ पे होता है, उस सेंटर के ऊपर होता है, लेकिन या तो बाहर की ओर या तो अंदर की ओर होता है। समझ पा रहे हैं? तो यानी ये भी क्या कर रहा है, आउटवर्ड और इनवर्ड वाली कहानी खेल रहा है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। एंगुलर वेलोसिटी भी सेम काम कर रही होती है भाई, आउटवर्ड या इनवर्ड वाला खेल खेल रही होती है। दैट मीन्स यहाँ पे आप ये फील करो कि ये जितने भी हैं यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को छोड़ दिया जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल क्रिएट कितना हुआ है, तो उसको छोड़ के बाकी ये चारों के चारों क्या शो कर रहे हैं सर, ये शो कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा डायरेक्शन होगा या तो वो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। अगर एक प्लेन की बात कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं, एक प्लेन के अंदर किस तरीके से उनका डायरेक्शन होगा, तो उनका डायरेक्शन होगा सर या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं कि उत्तर में होगा, दक्षिण में होगा, पूरब में होगा, पश्चिम में होगा। एक सीधा अपना डायरेक्शन बता दिए, या तो मैं बाहर रहूँगा प्लेन के, या तो अंदर की ओर रहूँगा प्लेन के, या तो मैं क्लॉकवाइज रहूँगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रहूँगा। और अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो क्लियर है,
तो आपको ये याद रखना है कि ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी रोटेशनल मोशन के अंदर आपने देखी है, ये सब के सब एक्सियल वेक्टर हैं। ये सब के सब क्या हैं? एक्सियल वेक्टर हैं। एक्सियल वेक्टर हैं, समझेंगे ध्यान से। ये क्या है? एक्सियल वेक्टर है। और एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक्सिस के अलोंग लगने वाले वेक्टर। एक्सिस के अलोंग लगने वाले वेक्टर, यानी इनकी जो डायरेक्शन है वो उसके एक्सिस के अलोंग है। कहने का मतलब है कि एक्सिस के साथ चल रही है। अब क्या होता है एक्सिस, अभी आप खुद फील कर लोगे। जैसे सपोज कर लो, एक सेकेंड, ये सपोज कर लो और ये रहा, ऐसे आप समझ पाओगे। देखिए ये आपका सिंपल एक मैंने मान लिया कि कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर प्लेट के बीचों बीच, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास पे मैंने मान लिया ये एक्सिस है, ओके। अब ध्यान से आप समझना, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा? घूमेगा ऐसे ऐसे, बिल्कुल, हाँ या ना, ऐसे घूमेगा, ओके। अब अगर मैं पूछूं टॉर्क क्या होगा, तो सर ये रहा एक्सिस। अब ये एक्सिस के अलाउंग रहेगा। एक्सिस मतलब क्या? एक्सिस के अलाउंग का मतलब क्या है? या तो देखो इधर पीछे तक गई है एक्सिस और यहाँ पे आगे तक गई है, तो या तो ये इधर की ओर रहेगा या तो इधर की ओर। मतलब इसका पूरा लेन देन किस पे है? एक्सिस पे है भाई। एक्सिस के अलाउंग चलेगा, जिधर जितना हमारी एक्सिस है उसी में चलेगा। अब अगर एक्सिस देखो ध्यान से, तो एक्सिस इसकी बाहर की ओर दिखाई दे रही है या तो अंदर की ओर दिखाई दे रही है, मतलब इस प्लेट के अंदर की ओर दिखाई दे रही है। समझ पा रहे हो? तो बस ये जो एक्सिस है ना, उस एक्सिस के अनुसार चलेगा। एक्सिस ये है, बस इस एक्सिस पे चलेगा, ना कि एक्सिस से के परपेंडिकुलर, ना ही एक्सिस के ऊपर, ना ही एक्सिस के नीचे। सिंपल मतलब है कि भैया जो एक्सिस है इसी के अलाउंग चलूंगा। आई बात समझ में? बिल्कुल। यानी जब मैं इसको सर्कुलर रोटेशनल मोशन करा रहा हूँ, तो रोटेशनल मोशन कराने का मतलब ये जो एक्सिस है इसी एक्सिस के अबाउट हो रहा है इसका रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन हो रहा है तो जितनी भी ये क्वांटिटीज आपको नजर आ रही हैं, चाहे एंगुलर वेलोसिटी, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंटम या टॉर्क, ये चारों की चारों कैसी होंगी? इन चारों की जो डायरेक्शन होगी इस एक्सिस के अलोंग होगी, या तो बाहर या तो अंदर। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इनकी बात क्या होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखेंगे कि इनका जब हम डायरेक्शन निकालेंगे तो हमेशा डायरेक्शन या तो आउटवर्ड मिलेगा या तो इनवर्ड मिलेगा। चलिए, अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ और चीज़ों को अच्छे से समझूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे आखिर कैसे मज़ा लेना चाह रहा हूँ मैं, इसको देखिएगा। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सपोज करिए एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये रहा मेरा सेंटर। इस सेंटर से ये, चलो ये सेंटर मैंने बना लिया इधर से, ये रहा सेंटर। इस सेंटर से ये r दूरी पर है। m मास का पार्टिकल, सेंटर ये रहा मेरा, इस सेंटर से r दूरी पर है, ओके। और ये क्या कर रहा है भाई? तो ये सिंपल काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सिंपली तो ये काम कर रहा है सर घूमने का। क्या काम कर रहा है? घूमने का। तो घूमेगा, हमको भी पता है भाई, बिल्कुल घूमेगा, या तो ऐसे घूमे या तो ऐसे घूमे। तो अगर ये ऐसे घूम रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? ऐसी होगी। यस और नो बोलिएगा। अगर मान लो ये चूंकि घूम रहा है तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, लेकिन इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो तो उसको क्या करेगी? लीनियरली चलाएगी ना, क्योंकि ये पार्टिकल कैसे मोशन करेगा? ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन करेगा सर्कुलर, लेकिन जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो उसको कहाँ खींच के लेके जा रही होगी? बाहर। सिंपल मतलब है, तो वो लीनियरली मोशन करा रही है, उससे लेना देना नहीं है। तो मैंने ऐसे मान लिया कि ये देखो यार, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये r दूरी पर एक m मास का पार्टिकल रखा है जिसकी लीनियर वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने v क्यों लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे L इज इक्वल टू, हमने अभी जस्ट देखा कि r क्रॉस p होगा, बिल्कुल। अब L इज इक्वल टू r क्रॉस p है, तो मैं यहाँ से p को लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ सर? p इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? m इंटू वी होता है। इसको ला के यहाँ पे पुट कर दो, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे r इंटू m इंटू वी। m को यहाँ पे बाहर कर लो तो अंदर बन जाएगा r क्रॉस v वेक्टर बन गया। यही तो बना,
यानी L इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। अब अगर ये आ गया तो थोड़ा मेरी बात ध्यान से समझो, R क्रॉस V का मतलब क्या है सर, ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्रॉस वेक्टर का सीधा अर्थ है भाई कि यहाँ पे हमको कैसा लेना है कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। अब या तो R का परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब R परपेंडिकुलर हो V के, या V परपेंडिकुलर हो R के, बात एक ही है। जैसे या तो V का परपेंडिकुलर ले लो या तो R का परपेंडिकुलर। सर नहीं समझे, मतलब यार मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, मतलब सिंपल समझो, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे M, R क्रॉस B है तो सीधा सीधा आर वी साइन थीटा आएगा। अब ये साइन थीटा या तो R का लो या तो V का लो, समझ पा रहे हो। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि L इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या लिखा, V साइन थीटा, यानी मैं V का क्या ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द R। या ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ R V M इंटू V R साइन थीटा, यस आर नो। तो इसका मतलब मैं R का परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, मतलब लेना मुझे हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है। कहने का अर्थ मेरे ये है। जैसे अभी इसको मैं यहाँ से प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको, दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, चाहे तो R का परपेंडिकुलर लो चाहे V का परपेंडिकुलर लो। अब जैसे यहाँ पे देखो यार, ये रोटेशनल एक्सिस है, इस रोटेशनल एक्सिस से R दूरी पर क्या है, एक M मास का पार्टिकल है, और यहाँ पे V वेलोसिटी से ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है लीनियरली, लेकिन लीनियरली तो जाएगा नहीं, सीधा मतलब है, हमको ही पता है। तो चलो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सपोज कर लो इस एक्सिस को मैं यहाँ पे आगे बढ़ाऊँ, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है L इंटू R क्रॉस P निकालना है। R क्रॉस P को मैंने तोड़ दिया, ये क्या बन चुका है मेरा, यहाँ पे बन चुका है L इज इक्वल टू M इंटू या तो R का परपेंडिकुलर ले लो या तो V का परपेंडिकुलर ले लो, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल समझा दे रहा हूँ। तो चलो देखते हैं हम किसका परपेंडिकुलर यहाँ पे लेने में सक्षम है। आप सबको पता है कि अगर देखा जाए ध्यान से तो हॉरिजॉन्टली इसने थीटा एंगल क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इस एक्सिस ने कितना एंगल क्रिएट किया हुआ है, थीटा एंगल। तो अगर यहाँ थीटा एंगल है तो यहाँ भी थीटा एंगल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे थीटा एंगल होगा, यस आर नो, बिल्कुल होगा सर। अब मैं अगर इस V को तोड़ना चाहूँ तो क्या तोड़ सकता हूँ, यस आर नो, तोड़ सकता हूँ बिल्कुल। मैं सबसे पहले चाह रहा हूँ कि V का मैं परपेंडिकुलर ले लूँ, तो चलो ठीक है, V को तोड़ो। तो V को अगर मैं तोड़ूंगा तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक कंपोनेंट तो आपका ये वाला होगा और एक कंपोनेंट आपका ये वाला होगा, यस आर नो भाई, एक कंपोनेंट तो आपका ये वाला होगा ना, ध्यान से समझिएगा। एक इसको आगे की ओर लेके जाएगा और एक इधर लेके जाएगा। अब ये इधर वाला जो होगा वो क्या होगा आपका, तो वो होगा सर V cos थीटा, और ये वाला क्या होगा, तो सर वो हो जाएगा आपका V sin थीटा, होगा कि नहीं होगा। V इधर है तो इसके दो कंपोनेंट थीटा के कारण इधर V cos थीटा और इधर V sin थीटा। अब कौन सा R के परपेंडिकुलर चल रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसे लो, हाँ, तो ये क्या हो गया आपका V sin थीटा। और ध्यान से देखिए तो ये क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स मैं कौन सा लूंगा, ये वाला लूंगा कि नहीं लूंगा, बिल्कुल मैं ये वाला लूंगा। दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द R, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू R, R के रिस्पेक्ट में V sin थीटा ही मेरा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे तब वैलिड मानूंगा, ये वाला। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अच्छा, अगली बार मैं ये वाला भी ले सकता हूँ, ये वाला बना सकता हूँ, देखो कैसे ये वाला बना दूंगा, ये वाला फॉर्मूला। अब देखना यहाँ पे कहानी को, ठीक है, ये V ऐसे ही रहने दो, जैसे यहाँ पे R है, ठीक है, तो इस R को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे मैं ऐसे रख देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे थीटा है, और अगर मैं ये वाली वैल्यू निकालना चाहूँ, क्योंकि ये मेरा V है ना, मुझे V के परपेंडिकुलर चाहिए R, तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, ये R है, यहाँ पे पूरा का पूरा R है, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो यहाँ पे R sin थीटा होगा। कैसे R sin थीटा होगा, देख लो R sin थीटा कैसे होगा। आपको पता है ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमको पता है वो कितना है, R है, बिल्कुल, और यहाँ पे परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता है तो मैंने ये लिख दिया, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन R, R को उधर कर दिया, दैट इंप्लाइज P इज इक्वल टू क्या हो गया, R साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। तो P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, R साइन थीटा, ये R साइन थीटा है, ये R साइन थीटा क्या है सर, इसका परपेंडिकुलर है, यस आर नो भाई, R का परपेंडिकुलर है कि नहीं है। और ध्यान से देखो V और R के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस कंडीशन में कौन सा हमारा फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा एम भी R साइन थीटा। यहाँ पे हमने किसका परपेंडिकुलर लिया है सर, R का।
समझ पा रहे हो? बिल्कुल, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सब की सब चीज़ें आपको कहाँ से दी जा रही हैं? वहीं से दी जा रही है जहाँ से आप चलते आ रहे हो। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले टॉर्क को डिफाइन किया था, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या था सर? टॉर्क इज इक्वल टू था F क्रॉस R, यही था। वहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा था? वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि भैया अगर टॉर्क है यहाँ पे, तो या तो मैं F का परपेंडिकुलर लूँ या तो R का परपेंडिकुलर, मतलब होना चाहिए दोनों के दोनों परपेंडिकुलरली। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे क्या लूँगा, सॉरी यहाँ पे R क्रॉस F था, R क्रॉस F। जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसका लूँ, इसका लूँ। दैट मीन्स मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे R F साइन थीटा होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि F R साइन थीटा भी होगा, यानी R का भी परपेंडिकुलर चलेगा और F का भी परपेंडिकुलर चलेगा, बस दोनों में से किसी एक का परपेंडिकुलर चाहिए। ये साइन थीटा यही बोध कराता है, क्योंकि आपको पता है क्रॉस मतलब क्या होता है। क्रॉस मतलब क्या है सर? ये मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ में आया? यानी ये क्या है? प्रोडक्ट है किसका? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे किसी का भी नहीं रखूंगा तो दिक्कत होगी। यहाँ पे दोनों में से किसी एक का परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक परपेंडिकुलर हो गया, दैट मीन्स सीधा सीधा है कि दूसरे के ही तो परपेंडिकुलर होगा, बस। तो याद रखेंगे, या तो मैं ये यूज करूंगा या तो ये यूज करूंगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर समझ गए हो तो फिर कहानी क्या आएगी? डायरेक्शन की। चलो डायरेक्शन देख लेते हैं, मिटाता हूँ मैं इसको, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको कि भैया कोड़ी संवेग का हम लोगों ने क्या कर दिया है, दूसरा फॉर्मूला निकाल दिया और ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, चलो अब और समझते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखो, तो R क्रॉस P बोल रहा है, उसी फिगर के थ्रू मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे R क्रॉस P बोल रहा है यहाँ पे L इज इक्वल टू R क्रॉस P, जहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया है? L इज इक्वल टू R, P के जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया? MV रख दिया था। MV से यहाँ पे M बाहर हो गया था, तो L इज इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास? M R क्रॉस V आया था। फिर हम लोगों ने क्या किया? R क्रॉस V की जगह पे ही चीज़ों को चेंज कर दिया। यानी यहाँ पे मैंने बोला कि भैया या तो R V साइन थीटा होगा या तो V R साइन थीटा होगा। ओके, अब थोड़ा सा बात समझिएगा, ये L किस पे डिपेंड करेगा? तो सर ये L इन दोनों के कारण आया है, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के कारण आया है। तो इन दोनों की क्वांटिटी या इन दोनों के डायरेक्शन पे ही निर्भर कर रहा होगा कौन? हमारा L। और आपको पता है कि L क्या है? एक्सियल वेक्टर है, दैट मीन्स ये एक्सिस के अबाउट चलेगा, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा यहाँ पे रोटेशनल एक्सिस था, इस रोटेशनल एक्सिस से यहाँ पे मेरा क्या था? R डायरेक्शन में पार्टिकल था, R डायरेक्शन पे R पोजीशन वेक्टर पे एक M मास का पार्टिकल था जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और वो क्या थी? V थी। और ध्यान से देखना, मैंने R को आगे की ओर बढ़ाया था। अरे आना बोलना, बिल्कुल। अब मैं अगर यहाँ से डायरेक्शन निकालूँ तो कैसे निकालूंगा? तो अभी मेरा R ये ना हो कि ये हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा एंगल था, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे R क्रॉस V निकालना। ध्यान से समझना, R क्रॉस V, तो R क्रॉस V मतलब R से V की ओर जाना है। अब मेरे पास दो तरीके हैं डायरेक्शन निकालने के, या तो मैं राइट हैंड थंब रूल निकालूं, मतलब राइट हैंड थंब लगा लूं, और या तो स्क्रू रूल लगा लूं। तो कौन सा मैं लगाऊं, कौन सा रूल? कोई भी लगा लो सर, काम तो अपना बन ही जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो मुझे क्या करना है? मुझे R से V की ओर जाना है, यही तो करना है। तो अगर मैं देखो R से V की ओर जा रहा हूँ, जैसे ये रहा R, ये रहा V, तो मैं R से V की ओर जा रहा हूँ, ऐसे ही तो जाऊँगा, यस और नो? अगर मैं R से V की ओर जा रहा हूँ तो ऐसे ही तो जाऊँगा। और अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो ये थंब मेरा किधर की ओर एक्सप्रेस कर रहा है? बाहर की ओर। बाहर की ओर का मतलब क्या है? बाहर की ओर है, इसका मतलब डॉट से हम लोग डिनोट करेंगे, डॉट से, और ये क्या हो जाएगा हमारा? आउटवर्ड। हो गया? बिल्कुल। अच्छा, अगर मान लो मैं इसी चीज़ को चेंज कर देता, यहाँ पे सपोज कर लो कि मेरा M मास का पार्टिकल इधर होता, ये मेरी V की डायरेक्शन होती, और ये रहा मेरा R ये थीटा एंगल पे है। अब मैं क्या करूँगा? इस R को, मतलब R इधर है, मुझे V की ओर आना है, तो R से V ऐसे करूँगा, थंब किधर की ओर एक्सप्रेस कर रहा है भाई? अंदर की ओर। तब यही क्या हो जाता? तब मेरा ये पोर्शन बन जाता इनवर्ड का। तब इस कंडीशन में यहाँ पे इनवर्ड वाली सिचुएशन होती, जब डायरेक्शन ऐसी होती तो इनवर्ड मतलब क्रॉस हो जाता, सिंपल। और हम लोगों ने ये भी समझा कि आउटवर्ड और इनवर्ड का मतलब क्या है भाई? ध्यान से समझो, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे का मतलब क्या होता है? ऐसे तो घड़ी चलती है, दैट मीन्स आपने ये पढ़ा है कि क्रॉस मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। सीधा सीधा मैं क्या बोल सकता हूँ? क्लॉकवाइज। और अगर डॉट है तो इसका मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये था ना,
ये आपका देखिएगा, ये घड़ी ऐसे थोड़ी ना चलती है, घड़ी के उल्टा चल रहा है ये, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है आपका, इनवर्ड, और ये क्या है आपका, आउटवर्ड। तो ये बातें भी याद रखेंगे कि इनकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको डायरेक्शन निकालने में तो कोई दुविधा नहीं होगी, ये तो मुझे पूरा उम्मीद है आपसे। ओके, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। जैसे पहले आप सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा यहाँ तक की कहानी। ओके, चलिए गुड। अब क्या करना है भाई, तो सर आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला, हाँ निकाला, निकालने आ गया, हाँ आ गया। लेकिन आपने जो एंगुलर मोमेंटम निकाला है, क्या ये प्योर रोटेशनल मोशन का है? मतलब कहना क्या चाहते हो, मतलब यार ध्यान से समझो, मैंने L इज इक्वल टू क्या किया, क्रॉस R क्रॉस P किया, R क्रॉस P को फिर से डिफाइन किया तो V के टर्म में टूटा। ये P है क्या सर, ये है लीनियर मोमेंटम। अब एक बात बताओ, यहाँ पे प्योर है क्या ये, मतलब ये जो L है एंगुलर मोमेंटम है, प्योर है क्या? प्योर का मतलब क्या है, इसके अंदर प्योर फिजिकल क्वांटिटी या जो आई है, मतलब सॉरी जो फिजिकल क्वांटिटी आई है, क्या वो प्योर केवल और केवल रोटेशनल मोशन से संबंधित है? नहीं सर, इसमें लीनियर मोशन की कहानी आई है। तो लीनियर मोशन की कहानी है तो प्योर नहीं ना हुआ ये, बिल्कुल नहीं। तो अगर मुझे प्योर एंगुलर मोमेंटम चाहिए तब क्या करूँगा, तो मुझे इस लीनियर मोमेंटम की कहानी को ख़त्म करके प्योरली कोई फिजिकल क्वांटिटी लानी पड़ेगी जो केवल और केवल कहाँ यूज होती है, रोटेशनल मोशन के अंदर होती है। तो अब हम क्या देखेंगे कि सर ये कहानी समझ में आ गया, अब हम प्योर एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। ठीक है, चलिए प्योर एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्योर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, समझिए, शुद्ध कोणीय संवेग। अब शुद्ध कोणीय संवेग कैसे होगा, निकाला जाएगा, ये सब चीज़ें हम बारी बारी चर्चा में लेके आते हैं। ओके, तो चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं कहानी को आगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने क्या देखा, L इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि R क्रॉस P। फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि R क्रॉस P का डेफिनेशन और एक्सटेंड किया, यानी P को एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास आ गया है M R क्रॉस V आया, बिल्कुल। फिर यहाँ से इसको भी डिफाइन किया तो यहाँ पे आ गया R V साइन थीटा। लेके आए हैं हम लोग, बिल्कुल लेके आए हैं। तो हमको पता है कि ये R या V हमें क्या किए हुए हैं, परपेंडिकुलर लिए हुए हैं, तो बार बार हमको साइन थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। हम जो वो तोड़ के दिखाएंगे तो दिखा देंगे। वो साइन थीटा सिर्फ सिंबलाइज कर रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिए हुए हैं। लेकिन अब हमको सिंबलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हम बार बार ये बोल सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पे मेरा R और V के बीच में क्या रिलेशन है, तो सर वो रिलेशन है परपेंडिकुलर का। तो मैं अब डायरेक्ट L को क्या लिख सकता हूँ, MRV लिख सकता हूँ। क्यों कहा ऐसा, समझ रहे होंगे आप। बार बार हम चीज़ों को यही नहीं लिखते हैं, जैसे कि आप लोग पिछले क्वेश्चन में जब टॉर्क लगा रहे थे, सॉरी पीछे के टॉपिक्स के अंदर जब टॉर्क को डिफाइन कर रहे थे तो F इंटू R होता था, तो बार बार FR से आपका काम चल जाता था, क्योंकि F और R में जब आपको फोर्स और रेडियस में से कोई एक परपेंडिकुलर होता था, या सिंपल दोनों जब परपेंडिकुलर नजर आते थे तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते थे, वहाँ पे साइन थीटा रखने की जरूरत नहीं होती थी, हाँ या ना। क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम परपेंडिकुलरली लेंगे दोनों को तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आप जानते हो ना साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब यहाँ पे जो थीटा होता है क्या होता है, वो ये एंगल है, एंगल बिटवीन, यहाँ के लिए लूँ तो मैं R और V के लिए होगा, R एंड V, यस और नो, R एंड V के बीच का एंगल होता है थीटा। अब आपको भी पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो 100% इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 ही होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा भाई। जब ये परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे मैं लिख देता हूँ R परपेंडिकुलर टू V, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब साइन 90 भाई, थीटा की जगह पे 90 डाल दूंगा, अब क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 डाल दूंगा, काम खत्म। तो इसीलिए L इज इक्वल टू MRV लिखूंगा मैं, हाँ या ना, बिल्कुल। अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। लाइट चली गई, दिख रहा है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस आ चुका है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, बस यहाँ पे, अब इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा इधर। अब हम चलते हैं अपने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को यहाँ पे पकड़ते हैं, साइड में रखते हैं बॉडी को,
ये रही बॉडी, मान लेता हूँ ये फिक्स एक्सिस है। इस फिक्स एक्सिस से मान लेता हूँ कि ये m1 पार्टिकल है जो r1 दूरी पर है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v1। फिर से मैंने लिखा है r1, ये m1 है और ये v1 है। ध्यान से देखिएगा कि v1 r1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने पहले ही इसके परपेंडिकुलर डाल दिया है। ओके, फिर इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्टिकल लिया, ये रहा m2 जिसकी दूरी कितनी है r2 और इसकी वेलोसिटी है v2। ओके, हाँ या ना, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही मैं तीसरा पार्टिकल लेता हूँ m3 जिसकी वेलोसिटी है v3 और दूरी है r3, इन पोजीशन वेक्टर है r3। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं अगर इन सब का क्या निकालूं, इन सब का निकालूं एंगुलर मोमेंटम, तो क्या निकलेगा, तो मैं अगर निकालूंगा L1 का, तो L1 का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्योंकि बारी बारी सब पार्टिकल का निकाल रहा हूँ तो इसलिए L1 L2 L3 ऐसे निकालूंगा ना। तो L1 इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा यहाँ पे M1 R1 V1। L2 निकालूंगा तो क्या मिलेगा M2 R2 V2। L3 निकालूंगा तो क्या मिलेगा M3 R3 V3 निकल जाएगा। ऐसे क्या केवल सिस्टम के अंदर यही 3 पार्टिकल है? नहीं, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Ln इज इक्वल टू Mn Rn Vn। यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाता हूँ। Ln इज इक्वल टू Mn Rn Vn हो गया। ऐसे ही चलते जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको भी पता है कि ये एक एक पार्टिकल की है, अगर हमको पूरे सिस्टम का निकालना है तब, क्योंकि मान लो एक एक पार्टिकल का कब तक हम जीवन बिताएंगे लिख के, ऐसे तो नहीं ना होगा। एक एक पार्टिकल का हम कहाँ से डिफाइन कर पाएंगे सर, हमको तो पूरे सिस्टम का चाहिए। तो पूरे सिस्टम का निकाल लेते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है। तो एंगुलर मोमेंटम में निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी छोटे छोटे यानी एक एक पार्टिकल को सबको क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। यानी L इज इक्वल टू क्या होगा सर, L1 होगा, L2 होगा, L3 होगा प्लस L4 होगा, ऐसे Ln तक होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन सर आप जो जोड़ रहे हैं वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है सर, और वेक्टर क्वांटिटी का सम एकदम ऐसे नहीं हो जाता, सडन में नहीं हो जाता है। अगर सबकी डायरेक्शन है तब तो सब जुड़ेंगे, अगर किसी की डायरेक्शन अपोजिट है तो घटेंगे भी, ये भी आप जानते हो, हाँ या ना। अगर मान लो L1 और L2 सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ती हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे L1 L2 की बात करूँ तो डायरेक्शन भी तो जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन भी समझ लेते हैं। ध्यान से देखा जाए तो ये रहा R, ये रहा V, यही है ना, ये R और V। तो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, इस R और V की ओर जा रहा हूँ। जैसे ये R है, ध्यान से देखिएगा, ये V है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे करना है। ध्यान से देखना, ये R से मैं V की ओर जाऊँगा तो ये R भी ऐसे करूँगा, अंदर की ओर है, बिल्कुल। यहाँ भी देखो, यहाँ भी करूँगा तो ये अंदर की ओर दिखा रहा है, थंब एक्सप्रेस करेगा अंदर की ओर। यहाँ भी सेम कहानी है, अंदर की ओर ही चल रही हैं भाई, देख लो ये ऐसे ही तो जा रही हैं। ये मेरा R है और ये मेरा ऊपर की ओर V है, तो मैं R से V की ओर जाऊंगा तो अंदर की ओर। इसका मतलब ये भी L1 भी मेरा क्या है सर, वो है इनवर्ड। ऐसे ही ये भी क्या है, इनवर्ड है, ये भी क्या है, इनवर्ड है, क्योंकि सभी पार्टिकल सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अब ऐसा तो हो भी नहीं ना सकता, एक पार्टिकल इधर जाए, एक बॉडी घूम रही है तो एक M1 पार्टिकल इधर घूमेगा और दूसरा वाला पार्टिकल रहेगा वो इधर घूमेगा, तो 100% सेम डायरेक्शन में ही घूमेंगे भाई। ये वाला भाई, एक बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, अब बॉडी जिस डायरेक्शन में घूमेगी पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा, कि अपने अनुसार जिस डायरेक्शन में मन करेगा घूमेगा। अब ये वाला इधर घूम रहा है, ये वाला इधर घूम रहा है, तो ये कह रहे हैं हम इधर घूमेंगे, पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब इसीलिए सब के सब जुड़ जाएंगे। इसीलिए हम देखिए आज ही बात कर रहे हैं, ऐसा पीछे वाले कहीं भी पीछे वाले फिजिकल क्वांटिटी को ऐसा करते हुए मतलब जोड़ते हुए हम लोगों ने कहीं ऐसी बात नहीं की। क्यों? क्योंकि इसका प्रमुख कारण यही था कि भैया बॉडी अगर घूमेगी तो उस सभी पार्टिकल की सेम डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्शन हर पार्टिकल की चेंज हो जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी लीनियर वेलोसिटी सबकी चेंज होगी, यानी इस M1 पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, M2 पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग होगी। इसमें वेलोसिटी के मामले में एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सबकी सेम होती है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझूं तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी सबकी क्या होगी, ओमेगा ही होगी, बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू रख दो, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास M1 R1 V1 प्लस L2 इज इक्वल टू हो जाएगा M2 R2 V2 प्लस L3 इज इक्वल टू हो जाएगा M3 R3 V3। ऐसे चलेगा, बिल्कुल। अब आपको भी पता है, क्या पता है सर, ये थोड़ा ज़्यादा जगह ले रहा है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सीधा सीधा क्रॉस बना देता हूँ। ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ऐसे ये भी क्रॉस होगा,
चलो सिंपल समझो। L इज इक्वल टू सॉरी, आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि जो हमारा ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है, सॉरी V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है R ओमेगा। आप जानते हो जहाँ V लिखा है वहाँ पे R ओमेगा लिख सकता हूँ। तो अगर मैं V1 निकालूँ तो क्या होगा, R1 और ओमेगा 1, बिल्कुल नहीं, ओमेगा तो सबके लिए सेम है, इसलिए सबका क्या होगा, आर ओमेगा ही होगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जहाँ जहाँ वी लिखा है वहाँ पे आर ओमेगा के टर्म में डालो, क्योंकि आपको पता है वी क्या है, वी एक लीनियर वेलोसिटी है और हमको लीनियरली एकदम चाहिए ही नहीं, हम प्योर एंगुलर मोमेंटम चाह रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमको एंगुलर वेलोसिटी ही चाहिए, यानी वी को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे वी को हम चेंज कर रहे हैं आर ओमेगा में, तो क्या होगा, एल इज इक्वल टू M1 R1 इंटू R1 ओमेगा, उसी तरीके से M2 R2 और यहाँ पे हो जाएगा R2 ओमेगा प्लस M3 R3 इंटू R3 ओमेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे और थोड़ा सॉल्व करूँ, जैसे कि ये M1 ऐसे ही रहेगा, R1 का R1 के साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस M3 R3 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे ही चल रहा होगा, देखा जाए नीचे जगह है, हाँ नीचे जगह है, चलिए ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको दिक्कत क्रिएट हुई होगी, बाकी आप समझ सकते हैं। L इज इक्वल टू, चूँकि आगे जो रूम का वो विंडो है उसी के कारण ये समस्या आ रही है, उसको जल्द ही बंद करवाना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये M1 था, सॉरी। अब मैं यहाँ से ओमेगा ओमेगा क्या कर सकता हूँ, बाहर कर सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बच जाएगा सर M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर। और इसको भी आप पहचानते ही हो भाई, ये क्या है, ये तो सब चीज़ें क्या चल रही हैं, चूंकि आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, MR स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा है। यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये एक्चुअल में ये हैं कि L इज इक्वल टू ओमेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 I1 IN। ओके, यानी ये पूरे सिस्टम के पार्टिकल का, हर पार्टिकल का या हर सिस्टम पार्टिकल का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और बारी बारी यहाँ भी क्या हुआ है, सबका सम हो गया, इसका मतलब ये पूरे का निकाल के दे देगा, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I ओमेगा, यानी L इज इक्वल टू ओमेगा इंटू I, या सही फॉर्मेट में लिखूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, L इज इक्वल टू I ओमेगा। और ये क्या है आपका, तो ये है सर प्योर एंगुलर मोमेंटम। आई बात समझ में, प्योर एंगुलर मोमेंटम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल सर फील भी आ रहा है। कैसे फील आ रहा है, देखिए आई कहाँ आता है सर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये कब आता है, जब रोटेशनल मोशन पढ़ते हो। ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी कब पढ़ते हो, तो एंगुलर वेलोसिटी तभी पढ़ा जाता है जब हम लोग कहाँ पे आते हैं, रोटेशनल मोशन के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ प्योर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। यस आर नो, यस सर। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्योर एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे प्रूव कर लिया। अब इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। यानी ये बातें जब हम लोगों ने समझ ली तो हमारे बात में कोई समस्या है नहीं। यानी अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने लगभग फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ से निपटा दिया। आया ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से कहानी हमारी एंगुलर मोमेंटम की भी ख़त्म होती है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमको लगाने हैं, बस थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम यानी L, और L का मतलब R क्रॉस P। पहला तो ये हो गया। दूसरा L इज इक्वल टू R P साइन थीटा, ये निकल के आया है हमारे पास, यानी R P साइन थीटा। तीसरा यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि L इज इक्वल टू, जब हमने इसका फॉर्मूला लग दिया तो वो हो गया M R क्रॉस V, ये निकल के आया। फिर L इज इक्वल टू, फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे M R V साइन थीटा आया, ठीक है। फिर यहाँ पे L इज इक्वल टू M V R साइन थीटा भी आया, ओके।
जब हम लोगों ने परपेंडिकुलर कंपोनेंट v का लिया तो v sin थीटा लिखा, जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट r का लिया तो r sin थीटा लिखा। फिर ये सभी के बाद हमारे पास आया L इज इक्वल टू एम वी आर भी आया, और L इज इक्वल टू फिर हमारे पास क्या आ गया, तो आ गया है I ओमेगा। ओके, अब ये जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ये सब एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों के अंदर आपको समझ दिखानी पड़ेगी। मतलब इन सभी बातों में आपकी जो बेसिक समझ होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्लियर। जैसे यहाँ पे r क्रॉस p लिया तो r p sin थीटा आया। अब ये थीटा क्या दिखा रहा है सर? थीटा ये दिखा रहा है कि अगर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपका जो एंगल हो थीटा हो हमेशा 90 हो, है ना। अगर दोनों के बीच में जो एंगल, जब आप कंपोनेंट लोगे तो हो सकता है कि आपका कोई ना कोई एंगल वहाँ पे हो। जब वो एंगल वहाँ पे देखा जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे रखना पड़ेगा। अदरवाइज ऑलवेज अगर 90 होगा तो साइन थीटा रखने की ज़रूरत है ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। ओके, बाकी यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे वेलोसिटी का वेक्टर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, जबकि यहाँ पे रेडियस का या पोजीशन वेक्टर का क्या लिया है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है। तो आई होप ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे इसी चीज़ को जब साइन थीटा में यानी v और r के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तब हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। और जब प्योर रोटेशनल मोशन की बात आएगी, प्योर रोटेशनल मोशन यानी प्योर एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी, तब हम ये फार्मूला नोट कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। तो आई होप आपको एंगुलर मोमेंटम की कहानी आज समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।